वेलकम स्टडी टू लर्न। इस चैनल पर सीटेट से संबंधित वीडियो अपलोड होते हैं। इस वीडियो में मैथ पेडागोजी के सारे थ्योरी कवर करने वाला हूं। मैथ पेडागोजी के सिलेबस के अलावा और किन किन तरह के प्रश्न आते हैं उस टॉपिक पर भी चर्चा करेंगे। यह वीडियो आप पूरा देखिए क्योंकि यह वीडियो में मैथ शिक्षण के सारे टॉपिक के साथ साथ कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु को भी देखेंगे जो कि मैथ शिक्षण में बार बार पूछे जाते हैं। यह वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल हो सकता है अगर आप मैथ शिक्षण के प्रश्न बनाते हैं तो। मैथ शिक्षण के प्रश्न नहीं बनने के दो कारण है। सबसे पहला कारण जो है अगर थ्योरी आप पूरा ना पढ़ रहे हैं वो, और दूसरा कारण है डिफ़िकल्ट वर्ड्स। कुछ छोटे छोटे टर्म्स वर्ड्स होते हैं जिसके जानकारी ना होने के कारण मैथ पेडागोजी के सवाल नहीं बनते हैं। जैसे डॉट पेपर हो गया, एबेकस हो गया, आर्गुमेंटेशन हो गया, सिमेट्री हो गया, ग्राफ पेपर हो गया। इन सब के कारण जो होते हैं मैथ पेडागोजी के प्रश्न नहीं बनते हैं। मैथ पेडागोजी जब आप प्रश्न बनाते हैं तो आपका उद्देश्य होना चाहिए। जब आप प्रश्न बनाते हैं तो देखिए प्रश्न किस लेवल के प्रश्न आते हैं। प्राथमिक लेवल के प्रश्न है या उच्च प्राथमिक लेवल के प्रश्न, इस दोनों स्तर को देखते हुए प्रश्न को बनाइए। और जब आप मैथ शिक्षण के प्रश्न बनाते हैं आपका यह भी दृष्टिकोण होना चाहिए कि आप मैथ बनाने जा रहे हैं या बताने जा रहे हैं। तो क्या होगा, हम लोग बच्चों को मैथ बताने जा रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट है, जानते हैं डॉट पेपर। डॉट पेपर क्या है? डॉट पेपर को हिंदी में बिंदु सीट कहते हैं। डॉट पेपर के मदद से बच्चे को मुख्य रूप से ज्यामितीय आकार जैसे ज्योमेट्रिकल शेप बनाना सिखाया जाता है। जैसे स्क्वायर हो गए, रेक्टेंगल हो गए, ट्रायंगल हो गए, ये सब डॉट पेपर के मदद से आसानी से बच्चे को सिखाया जाता है। चलते हैं फिगर में और देखते हैं किस तरह से बच्चे को स्क्वायर, रेक्टेंगल और ट्रायंगल बनाना सिखाया जाता है। जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये डॉट डॉट करके दिया हुआ है। इसे में हमें ट्रायंगल बनाना हो तो ट्रायंगल कैसे बनाएंगे? यहाँ से लाइन खींचेंगे और ये लाइन बनाएंगे। ये क्या बन गया? ट्रायंगल बन गया। हमें स्क्वायर बनाना हो तो स्क्वायर कैसे बनाएंगे? ये हो गया, स्क्वायर हो गया। रेक्टेंगल बनाना हो तो ये रेक्टेंगल बन गया। इसी तरह से डॉट पेपर के मदद से बच्चों को ज्योमेट्रिकल शेप बनाना सिखाया जाता है। स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल और कई तरह के शेप बनाने सिखाए जाते हैं। नेक्स्ट है 10 ग्राम। 10 ग्राम क्या है? 10 ग्राम चीनी की एक पुरानी पहेली है। 10 ग्राम के अलग अलग टुकड़ों से हम कई जानवरों, इंसानों और चीज़ों की आकृति बना सकते हैं। 10 ग्राम की मदद से बच्चे को चित्र दिखाकर उससे गणित के अंक और ज्यामितीय आकार का पहचान कराया जाता है। 10 ग्राम में भी चित्र दिखाकर बच्चे को गिनती सिखाए जाते हैं, उनके आकृतियों के बारे में सिखाए जाते हैं। जैसे इस फिगर में आप देख सकते हैं यहाँ पर ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर दिखा के, फोटो दिखा के बच्चों से पूछा जाता है ये किसकी आकृति है। ट्रायंगल दिखा के पूछा जाता है ये किसकी आकृति है। छोटे छोटे जानवरों, छोटे छोटे चिड़ियों के फिगर दिखा के उसको गिनती से, काउंटिंग से जोड़ के काउंटिंग सिखाया जाता है। ये होते हैं 10 ग्राम। नेक्स्ट है जियो बोर्ड। जियो बोर्ड किसे कहते हैं? जियो बोर्ड बहुत उपयोगी उपकरण है। इसके उपयोग से बच्चों को वर्ग, आयतन जैसे ज्यामितीय आकृति दिखाने के लिए किया जाता है। वर्ग, आयतन के बीच का अंतर भी जियो बोर्ड के मदद से ही दर्शाया जाता है। जियो बोर्ड की आकृति 2D ही होती है, 3D नहीं होती है। ध्यान दें, जियो बोर्ड की आकृति जो होती है वो 2D ही होती है। चलते हैं फिगर की ओर, देखते हैं जियो बोर्ड में कैसे आकृति को दर्शाया जाता है। यहाँ देख सकते हैं ये जियो बोर्ड का फिगर है जिसमें आप ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल और कई प्रकार के फिगर दिए हुए हैं जिसके मदद से आप बच्चों को आकृति बनाना या आकृति समझाना सिखा सकते हैं। नेक्स्ट है एवेकस। एवेकस का हिंदी होता है गिन तारा। एवेकस एक प्राचीन यंत्र है जिसके उपयोग से बच्चों को गिनती सिखाया जाता है। गिन तारा के मदद से जोड़, घटाव, गुणा, भाग जैसे आसानी सवाल को
सवाल के अलावा मुश्किल गणितीय सवाल जैसे भिन्न हो गए, वर्गमूल हो गए के सवाल को भी बताया जाता है। एबेकस के मदद से इकाई और दाही का पता लगाने के लिए भी एबेकस का प्रयोग किया जाता है। एबेकस से नेत्रहीन बच्चे भी कई मुश्किल गणितीय सवाल को हल करने के लिए एबेकस का प्रयोग करते हैं। ये फिगर में देख सकते हैं, ये एक एबेकस का फिगर है जिसके मदद से बच्चे गिनती, इकाई, दाही, जोड़, गुणा, भाग सीखते हैं। नेक्स्ट है पेपर स्ट्रिप। पेपर स्ट्रिप क्या है? पेपर स्ट्रिप के मदद से बच्चे गिनतियों कौन छोटे हैं और कौन बड़े हैं वो सीखे जाते हैं। जैसे यहाँ दो फिगर दिया हुआ है, एक बॉक्स है, एक बॉक्स को 4 भागों में बांट दिए, वही सेम साइज का बॉक्स है, इसको 3 भागों में बांट दिए, तो ये 4 भागों बटा, तो ये क्या होगा? छोटा होगा, ये छोटा होगा, और ये क्या होगा? ये बड़ा होगा। तो इस तरह से हम बच्चे को 1/4 जो है वो क्या होगा? 1/3 से छोटा होगा। ये पेपर स्ट्रिप की मदद से सिखा सकते हैं। नेक्स्ट है पेपर ग्राफ। पेपर ग्राफ क्या है? पेपर ग्राफ का प्रयोग और पेपर ग्राफ का प्रयोग असमान कृतियों का क्षेत्रफल निकालने के लिए किया जाता है। पेपर ग्राफ का प्रयोग 2 दशमलव के योग या गुणा को दर्शाने के लिए भी करते हैं। नेक्स्ट है नंबर चार्ट। समझते हैं नंबर चार्ट क्या है। इनका प्रयोग दशमलव संबंधी त्रुटियों को दूर करने के लिए किया जाता है। इसे ग्रिड पद्धति भी कहते हैं। फिगर में देखिए, यहाँ नंबर चार्ट का फिगर दिया हुआ है। यहाँ बच्चे क्या करते हैं, जब दशमलव की बात आते हैं तो कभी 4 पर दशमलव, कभी 3 पर दशमलव, कभी यहाँ 9 पर दशमलव, कभी 2 पर दशमलव लगाते हैं। जब जोड़, गुणा, भाग करते हैं तो दशमलव कहीं और लगा देते हैं। जैसे 4.2 प्लस करना है 2.462, तो इसे बच्चे जो हैं 4.2 लिखते हैं और उसके बाद 4.62 पॉइंट, यहाँ पॉइंट लगा देते हैं और यहाँ पॉइंट लगाते हैं, जिसके कारण से जोड़, गुणा, भाग गलत हो जाते हैं। तो इसे आसानी से बताने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं नंबर चार्ट। नंबर चार्ट की मदद से बच्चे को दशमलव के जोड़ प्लस घटाव सिखा सकते हैं। नेक्स्ट है सिमेट्री। सिमेट्री का हिंदी होता है समरूपता। समरूपता मतलब होता है जब कोई आकृति है उसको जब बीचों बीच इसको काटेंगे तो ये 2 बराबर भागों में बट जाएगा। जब दोनों बराबर भागों में समान भागों में बट जाएगा तो हम कह सकते हैं यह फिगर क्या है? सिमेट्री है, समान आकृति का है। जैसे ये रेक्टेंगल है, इसको बीच से इसको काटे तो 2 समान भाग में कटेगा, तो हम बोल सकते हैं यह फिगर क्या है? ये फिगर सिमेट्री है। और जैसे ये सी है, सी को जब यहाँ से हम काटेंगे तो दो बराबर भाग में नहीं कटेगा, 2 बराबर भाग में नहीं कटेगा, तो हम कह सकते हैं सी जो है ये सिमेट्री नहीं है। नेक्स्ट है हमारा अगुमेटेशन। अगुमेटेशन क्या है? अगुमेटेशन का हिंदी देखा जाए तो यहाँ विस्तारण और संवर्धन दिया हुआ है। जो एग्जाम में संवर्धन और विस्तारण लिखे आते हैं, हिंदी के और कई नाम है। इंग्लिश से ज़्यादा याद रखें तो ज़्यादा बेनिफिट होंगे, और इंग्लिश के एक ही नाम होते हैं, आसान होंगे बनाने में। अगुमेटेशन का हिंदी देखा जाए तो होता है वृद्धि। अगुमेटेशन क्या है समझते हैं। विस्तारण का अर्थ जिस प्रकार का वस्तु है उसी प्रकार सेम समान वस्तु को मिलाना। नहीं समझे? समझते हैं आसान भाषा में एग्जाम्पल की मदद से। मानते हैं किसी व्यक्ति के पास 3 शर्ट थे और उनके भाई ने 2 शर्ट और लाकर दे दिए। अब उन व्यक्ति के पास सेम शर्ट 3 से कितने हो गए? 3 + 2 5 शर्ट हो गए। यह क्या दर्शाता है? यह दर्शाता है विस्तारण को, मतलब एक ही टाइप के वस्तु को और मिला देना। यह क्या है? विस्तारण है। नेक्स्ट पॉइंट है एग्रीगेशन। एग्रीगेशन का हिंदी होता है संयुक्तिकरण। संयुक्तिकरण मतलब एक प्रकार के वस्तु में किसी दूसरे प्रकार के वस्तु को मिलाना। समझते हैं।
मानते हैं, एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। मेरे पास एक लैपटॉप है, सेम प्रकार के लैपटॉप किसी दूसरे व्यक्ति से कुछ दिनों के लिए, जो कि कभी भी हमसे वापस ले सकता है। वो क्या हो गया? एग्रीगेशन। वो क्या हो गया? एग्रीगेशन, संयुक्तिकरण। वो दर्शाता है संयुक्तिकरण को। नेक्स्ट है कंसेप्चुअल एरर। कंसेप्चुअल एरर का हिंदी होता है संकल्पनात्मक। समझते हैं, जिस बच्चे को किसी चीज़ का स्टार्टिंग या बेस ही पता नहीं होता। मानते हैं किसी बच्चे को मैथ पढ़ा रहे हैं, उसका कुछ स्टार्टिंग या उसको बेस ही पता नहीं है, तो वो क्या होता है? कंसेप्चुअल एरर। और जब किसी बच्चे का हम बेस क्लियर कर रहे हैं तो वो हो जाते हैं इमरजेंट फेज। वो हो जाते हैं इमरजेंट फेज। जब बच्चे का उसका बेसिक स्पष्ट या क्लियर कराते हैं तो वो हो जाता है इमरजेंट फेज। और जब किसी बच्चे का बेसिक क्लियर नहीं है, पता नहीं है, तो वो होते हैं कंसेप्चुअल एरर। कंसेप्चुअल एरर को बेसिक फैक्टर एरर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है प्रोड्यूसर एरर। प्रोड्यूसर एरर का हिंदी होता है प्रक्रियात्मक। जब बच्चा किसी सवाल को आधा ही हल कर पाता है, कोई गणित का सवाल है उसको बनाने दिए तो वो क्या करता है? आधा बनाता है, उसके बाद वो भूल जाता है कैसे बना नहीं बना। उस स्टेज को बोलते हैं प्रोड्यूसर एरर। रीग्रुपिंग मतलब होता है पुनर्समूहीकरण। जब बच्चा किसी सवाल को ग्रुप में बांट कर प्रश्न को तुरंत हल कर लेते हैं, उसे बोलते हैं रीग्रुपिंग। समझते हैं एग्जाम्पल की मदद से। जैसे एक गणित के प्रश्न दिए, बताओ 99 प्लस 59 कितने होंगे। तो बच्चे क्या करते हैं? 99 को 100 मान लेते हैं और 59 को 60 मान लेते हैं। दोनों को जोड़ते हैं तो 160 होते हैं। दोनों को जोड़ते हैं 160 होते हैं, लेकिन इससे पहले एक ज़्यादा लिए थे, इसलिए क्या करते हैं? 2 घटा देते हैं और 158 इसका आंसर हो जाता है। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है रीग्रुपिंग के मदद से बच्चे तुरंत किसी भी सवाल को खंडों में तोड़ के बना लेते हैं। वो होता है रीग्रुपिंग। नेक्स्ट है ऑपरेशनल फेज। ऑपरेशनल फेज किसे कहते हैं? संक्रियात्मक। जब बच्चा सवालों को हल करना शुरू कर दे, उस फेज को बोलते हैं ऑपरेशन फेज। इमरजेंट फेज के बारे में बता दिए। जब बच्चा का हम बेसिक क्लियर कर रहे हैं, उसे बोलते हैं इमरजेंट फेज। क्वांटिफाइंग फेज, परिणात्मक। जब बच्चा रिजल्ट देना शुरू कर दे, उस फेज को बोलेंगे क्वांटिफाइंग फेज। इस सब के अलावा अब हम जानेंगे कि हाउ टू टीच मैथमेटिक्स। मैथ को कैसे पढ़ाया जाए। मैथ कैसे पढ़ाया जाए, इसे जानने के लिए हम जानेंगे ELPS थ्योरी। एल्प्स थ्योरी के थ्रू हम जानेंगे कि बच्चे को कैसे मैथ पढ़ाया जाए। ELPS, सबसे पहले देखते हैं ई क्या है? एक्सपीरियंस थ्रू फिजिकल ऑब्जेक्ट। बच्चों का ठोस वस्तुओं का अनुभव प्रदान करना। मतलब समझते हैं एग्जाम्पल से। जब बच्चा किसी बैट को देखता है, जब वो बच्चा बैट को छूता है, तब उसे महसूस होता है ये बैट है। मतलब फिजिकल ऑब्जेक्ट, ठोस वस्तु उसके पास होता है, तब बच्चा वो समझता है ये बैट है। तो उस स्टेज को बोलेंगे एक्सपीरियंस थ्रू फिजिकल ऑब्जेक्ट। यहाँ है नेक्स्ट है एल, स्पोकन लैंग्वेज दैट डिस्क्राइब एक्सपीरियंस। बोली जाने वाली भाषा जो उस अनुभव का वर्णन करती है। समझते हैं एग्जाम्पल की मदद से। इसमें क्या होते हैं? जब बच्चा बैट को देखा और उसको बिना देखे, मतलब बिना छुए, देख कर ही बच्चा बोलने लगता है बैट, ये बैट है, ये बैट है। इस तरह से हम बोल सकते हैं। फर्स्ट है फिजिकल ऑब्जेक्ट, सेकेंड है स्पोकन लैंग्वेज, थर्ड है पिक्चर। पिक्चर, पी फॉर पिक्चर दैट रिप्रेजेंट द एक्सपीरियंस। चित्र जो अनुभव का प्रतिनिधित्व करता है। इस स्टेज में बच्चा जो है कहीं फ़ोटो देखते हैं, चाहे मोबाइल हो गए, टीवी हो गए या बुक हो गए, कहीं भी बच्चे अगर बैट का फ़ोटो देखेंगे तो वो उसको समझ में आ जाता है ये क्या है? बैट है, ये बॉल है। लास्ट है सिंबल एस।
रिटेन सिंबल दैट जनरलाइज द एक्सपीरियंस, लिखित प्राकृतिक जो अनुभव को समान करते हैं, लिखित प्रकृति को जो समान अनुभव करते हैं। देखा जाए तो ये सबसे लास्ट और उच्च स्तर के होते हैं। इसमें बच्चे सिंबल की मदद से ही सीखना शुरू कर देते हैं, मतलब जानने लगते हैं। जैसे कहीं हॉस्पिटल जाते हैं तो जहाँ बैठने की जगह होते हैं वहाँ छोटा सा सिंबल कुर्सी का बना होता है, तो हम समझ जाते हैं ये क्या है, बैठने की जगह है चेयर के सामने। जैसे एरोप्लेन में जाएंगे तो एरोप्लेन में भी कुर्सी के सामने चेयर का सिंबल रहता है, तो वहाँ भी हम कह सकते हैं यहाँ ये बैठने की जगह है। तो फिर से समझते हैं ELPS थ्योरी क्या है। ई मतलब फिजिकल ऑब्जेक्ट, एल मतलब लैंग्वेज, पी मतलब पिक्चर, एस मतलब सिंबल। ई मतलब फिजिकल ऑब्जेक्ट। बच्चे पहले क्या करते हैं, बच्चे पहले किसी वस्तु को छूते हैं तब समझ में आता है ये क्या है, ये वो वस्तु है। जैसे बैट की बात कर रहे हैं हम, बैट बॉल की बात कर रहे हैं। जब बच्चा बैट को छूता है तब समझ में आता है ये बैट है। एल मतलब लैंग्वेज, वो बैट तुम्हारा देखता है तो वो टूटी फटी भाषा में बोलने लगता है ये क्या है, बैट है। जैसे बोलता है मम्मा ये बैट, पापा ये बैट। उसी तरह से थर्ड है पिक्चर। जब बच्चा कहीं पिक्चर भी देखता है तो ये समझ में आने लगती है ये वो वस्तु है जो हम जानते हैं। और एस के बारे में बताएं, जो ये क्या है, सबसे लास्ट और सबसे उच्च स्तर के हैं। इसमें छोटे सिंबल के मदद से ही बच्चे सीखना शुरू करते हैं या जान जाते हैं। तो बच्चे को मैथ किस तरह से पढ़ाया जाए। बच्चे को मैथ जो है सबसे पहले सिंबल नहीं दिखाना चाहिए, सबसे पहले उसे फिजिकल ऑब्जेक्ट कराना चाहिए। उसके बाद उसकी भाषा पर ध्यान देना चाहिए, उसके बाद पिक्चर दिखाना चाहिए, उसके बाद सिंबल पर। कभी कभी एग्ज़ाम में इसके क्रम भी पूछ लिए जाते हैं, किस तरह से मैथ पढ़ाया जाए, पहले ई होगा कि एल होगा कि पी होगा कि एस होगा। इसके क्रम भी कई बार एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट है निदात्मक शिक्षण और उपचारात्मक शिक्षण। इस टॉपिक से भी प्रश्न बनते हैं। देखते हैं निदात्मक शिक्षण क्या है और उपचारात्मक शिक्षण क्या है। निदात्मक शिक्षण डायग्नोस्टिक टीचिंग। डायग्नोस्टिक टीचिंग मतलब समस्या का पता लगाना, वो होता है निदात्मक। जैसे क्लास में गए और किसी बच्चे को LCM या LCF नहीं आता है, उसका हम क्या किए, सिर्फ पता कर लिए। उस बच्चे को LCF नहीं आता है, तो उस टीचिंग को हम बोल सकते हैं निदात्मक शिक्षण। सिर्फ पता लगाना, समस्या का पता लगाना। नेक्स्ट है उपचारात्मक शिक्षण, समस्या का समाधान करना। उपचारात्मक शिक्षण का इंग्लिश हो जाएगा रेडिमियल टीचिंग। इसमें जैसे बच्चे को इसमें समस्या था जो LCF और LCM नहीं आ रहा है, और यहाँ बच्चे को LCF LCM नहीं आ रहा है, उसका उपचार कर दिए, उसको बनाना सिखा दिए, वो क्या हो गया, उपचारात्मक शिक्षण। नेक्स्ट देखते हैं आगमन विधि। आगमन विधि और निगमन विधि, इस दोनों विधि से काफ़ी प्रश्न आते हैं। सबसे पहले देखते हैं आगमन विधि। आगमन विधि के इंग्लिश होते हैं इंडक्टिव मेथड। इस विधि में अनेक अवलोकन के आधार पर एक समान नियम पर पहुंचते हैं। जैसे मूत्र से अमूर्त की ओर, ज्ञान से अज्ञान की ओर, विशिष्ट से समान की ओर, उदाहरण से नियम की ओर। इस विधि में हम बच्चे को पहले नियम नहीं सिखाते हैं, पहले कुछ उदाहरण देते हैं। जो चीज़ बच्चे पहले जानते हैं पहले वो बताते हैं, उसके बाद जो नहीं जान रहे तब वहाँ पर पहुँचते हैं। यह विधि बच्चों को सिखाने के लिए सबसे लाभकारी विधि होता है। पूछा जाता है आगमन विधि और निगमन विधि किस विधि से बच्चे को पढ़ाया जाए, तो वो होता है निगमन विधि। निगमन विधि से बच्चे को पढ़ाया जाए। प्राथमिक लेवल की बात करें तो वो आगमन विधि ही होता है। सेकेंड है निगमन विधि, डिडक्टिव मेथड। यह आगमन विधि की परिस्थिति, निगमन विधि यह आगमन विधि की विपरीत प्रतिक्रिया है। इसमें समान नियम के आधार पर किसी विशेष परिस्थिति के लिए परिणाम निकाला जाता है। इसमें नियम, कानून और परिभाषा पहले ही बता दिए जाते हैं।
इसमें एग्जाम्पल से नियम की ओर नहीं जानते हैं, पहले नियम ही बता दिया जाता है। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसी पर सवाल बनेंगे, बच्चे को बता जाता है और उस पर वो सवाल बनाते हैं। यह क्या होते हैं? निगमन विधि। निगमन विधि जो होते हैं बच्चे के लिए काफ़ी यूजफुल नहीं होते हैं, ये हाई लेवल एजुकेशन के लिए सही है। हाई लेवल में निगमन विधि से ही पढ़ाए जाते हैं। नेक्स्ट है विश्लेषण विधि, एनालिटिकल मेथड। विश्लेषण से अभिप्राय है कि किसी समस्या को छोटे छोटे भागों में विभाजित करके उसका अध्ययन करना और निष्कर्ष पर पहुंचना। जैसे अज्ञात से ज्ञात की ओर, निष्कर्ष से परिकल्पना की ओर, जटिल समस्या को साधारण में विभाजित करना। नेक्स्ट है संश्लेषण विधि। संश्लेषण विधि, सिंथेसिस मेथड। संश्लेषण विधि विश्लेषण विधि के विपरीत है। यह विधि ज्ञात से अज्ञात की ओर का पालन करती है। जब हम रेखागणित में किसी तत्व या नियम को सिद्ध करना होता है तो हम परिकल्पना के आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। जैसे ज्ञात से अज्ञात की और खंडों में प्राप्त ज्ञान को जोड़कर समझा जाता है। फिर से समझते हैं ये क्या है, सिंथेसिस, संश्लेषण विधि और विश्लेषण विधि। विश्लेषण विधि में किसी समस्या को उसके छोटे छोटे भागों में तोड़कर तब सीखते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे H2O है, H2O को तोड़कर हाइड्रोजन क्या है और ऑक्सीजन क्या है इसके बारे में अध्ययन करते हैं, वो क्या होते हैं? विश्लेषण विधि। और संश्लेषण विधि इसके डायरेक्ट विपरीत होते हैं और पूरक भी होते हैं। इस विधि में सारी समस्या को जोड़ के उसके बाद उसका अध्ययन करते हैं, वो होते हैं संश्लेषण विधि। नेक्स्ट है नियतकार्य, असाइनमेंट। नियतकार्य बस ये वर्ड जानने के लिए है, इससे प्रश्न आते हैं कभी कभी, ऑप्शन में मिल जाते हैं। ये असाइनमेंट क्या है, लेसन प्लान क्या है। आप लोग बीएड या डीएड किए हैं तो ये आपको पहले से ही पता होगा। असाइनमेंट, नित्य कार्य वह कार्य है जो पाठ पढ़ाने से पहले या पढ़ाने के बाद दिया जाता है, उसे बोलते हैं असाइनमेंट। असाइनमेंट का हिंदी होता है नियत कार्य। सेकेंड है लेसन प्लान। लेसन प्लान पाठ योजना। पाठ योजना क्या है? अध्यापक एक पाठ पढ़ाने के लिए जो एक विस्तृत रूपरेखा तैयार करते हैं वो क्या होते हैं? पाठ योजना। एक अच्छा टॉपिक है ये अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन। अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन से भी मैथ पेडागोजी में प्रश्न रहते हैं। देखते हैं सबसे पहले अपसारी चिंतन क्या है। अपसारी चिंतन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग। अपसारी चिंतन को खुला प्रश्न या मुक्त प्रश्न भी कहते हैं। ऐसे प्रश्न जिसके एक से अधिक उत्तर दिए जा सके उसे अपसारी चिंतन कहते हैं। अपसारी चिंतन जो होते हैं वो रचनात्मक प्रश्न होते हैं, इससे बालक का मानसिक विकास होता है। जैसे उदाहरण देख लेते हैं, वह कौन सा 4 अंक है जिसका औसत 2 होगा। ऐसे कई 4 अंक हो सकते हैं जिसका औसत क्या होगा? 2 होगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे 1 हुआ, 2 + 2 + 3, जब इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 2 आएगा। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, 4 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, इसको भी 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 2 ही आएगा। तो इस तरह से कर सकते हैं। जो अब सारी चिंतन जो होते हैं वो विस्तृत ज्ञान देते हैं, विस्तृत ज्ञान की ओर जाता है। बच्चे का इससे मानसिक विकास होता है। यह एक रचनात्मक प्रश्न होता है। ध्यान रखिए, ये खुले प्रश्न और मुक्त प्रश्न भी कहते हैं। नेक्स्ट है अभिसारी चिंतन, कन्वर्जेंट थिंकिंग। अभिसारी चिंतन को बद्ध प्रश्न भी कहते हैं। ऐसे प्रश्न जिसके उत्तर एक प्रकार से दिए जाए। जैसे उदाहरण के तौर पर हम कह सकते हैं, जैसे 5 + 10 = 15। जब 5 और 10 को जोड़ेंगे तो 15 ही होगा, कभी भी 20 नहीं होगा। ये किस टाइप के हो गए? ये अभिसारी चिंतन हो गए। जैसे
अपसारी चिंतन में एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे अगर जल ना होता तो क्या होता। इसके कई कारण हो सकते हैं। ये क्वेश्चन कैसे हो गए, ये हुई हो गए अपसारी चिंतन। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है गणित कोश संबंधी विकार, जिसे डिस्कैल्कुलिया से प्रश्न आते हैं। इसमें जितने भी टॉपिक हैं सारे को देख लेते हैं। अधिगम अक्षमता बालक, ऐसे बालक जिसे बोलने में, पढ़ने में, लिखने में, गणना करने में या गणित संबंधी समस्या उत्पन्न होती है, ऐसे बालक अधिगम अक्षमता बालक कहते हैं। अधिगम अक्षमता बालक को अधिगम निशांत बालक, निशक्त बालक, अधिगम नियोग बालक भी कहते हैं। अधिगम अक्षमता का वर्गीकरण किया जाए तो अधिगम कई वर्गीकरण होते हैं, लेकिन ये चार जो हैं, इस चार से प्रश्न एग्जाम में आते हैं। सबसे पहला है डिस्क्लेसिया। डिस्क्लेसिया पढ़ने संबंधी विकार। कोई बच्चा है, उसे पढ़ने में दिक्कत हो रही है, तो उसे कौन सा रोग है, कौन सा विकार है, उसे डिस्क्लेसिया है। डिस्क्लेसिया एक डिजीज का नाम है। दूसरा है डिस्ग्राफिया, लेखन संबंधी विकार। जब बच्चे को लिखने में प्रॉब्लम हो रही है तो ये कौन सा डिजीज है, यह है डिस्ग्राफिया। यह जो है एक शारीरिक विकार है। ये क्या है, शारीरिक विकार है। और फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ ये तीनों जो है, ये तीनों मानसिक विकार हैं। थर्ड है डिस्कैल्कुलिया। डिस्कैल्कुलिया में बच्चे गणित संबंधी या गणित कौशल संबंधी विकार नहीं कर पाते हैं, गणित नहीं बना पाते हैं। वो कौन सा डिजीज हो गया है, डिस्कैल्कुलिया। नेक्स्ट है डिस्फेसिया। डिस्फेसिया वाक संबंधी या सप्रेशन संबंधी विकार, मतलब वो अपने भाषा को दूसरे के सामने अच्छी तरह से व्यक्त नहीं कर पाते हैं। वो कौन सा हो गया है, डिस्फेजिया। नेक्स्ट टॉपिक है वैन हिले की ज्यामितीय संरचना। समझते हैं, ये कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक में से एक टॉपिक है। इस टॉपिक में 4 लेवल की बात किए गए हैं, जिसमें 5 स्तर है। जैसे ये लेवल 1 है, ये लेवल 2 है, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5। लेकिन स्तर की बात करें तो 1, 2, 3, 4, 5 स्तर हो जाते हैं। लेवल पर ध्यान देखें, लेवल जो होते हैं 0 से स्टार्ट रहते हैं। लेवल 1, लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। इसमें सबसे लेवल 0 की बात करते हैं। लेवल 0 का नाम है विजुअलाइजेशन, जिसका हिंदी होता है चासूसीकरण। एग्ज़ाम में इंग्लिश में अपियर भी कहीं कहीं मिल जाते हैं। जानते हैं चासूसीकरण क्या है। चासूसीकरण के अंतर्गत एक बालक किसी भी वस्तु को देखता है और उसका नामकरण नहीं कर पाता है। यहाँ शेप की बात कर रहे हैं। जैसे कोई बच्चा रोटी को देखता है तो बोलता है वो गोल है। वो अपने दादा के चश्मा को देखता है तो वो भी बोलता है गोल है। जब कोई अंडे को देखता है तो वो भी क्या बोलता है, गोल है। इस स्टेज में बच्चे जो होते हैं उसके मानसिक इतने विकसित ना होते हैं जो यह पूरा क्लियर कर ले जो ये शेप किस तरह से है। उसे सब कुछ गोल ही नज़र आते हैं। वो होते हैं लेवल 0 और वो उस चीज़ को बोलते हैं विजुअलाइजेशन, एपियर। लेवल 2 में है एनालिसिस, विश्लेषण। एनालिसिस की बात करें तो इसमें बालक विशेष गुण, आकृति या आधार पर या उसके प्रकृति के आधार पर उसके बारे में पता लगाता है। मान लेते हैं, समझते हैं ये क्या बोला जा रहा है। विश्लेषण में जो होते हैं इसमें बच्चे, जैसे इसमें ये 400 की एपियर की बात करें तो इसमें सब कुछ गोल ही नज़र आता है। लेवल 1 में विश्लेषण में बात करें तो बच्चे समझने लगते हैं ये गोल है, ये त्रिकोण है, ये क्या है, स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल है, ये समझने लगते हैं। ये स्टेज में समझने लगते हैं, उस स्टेज को बोलते हैं विश्लेषण, एनालिसिस। ये लेवल 1 है। लेवल 2 में आते हैं इनफॉर्मल डिटेक्शन, अनौपचारिक निगमन।
अनौपचारिक निगमन में इनफॉर्मल डिस्कशन में इस स्टेज में बच्चे एक ही फिगर को कई रूपों में दर्शाने लगते हैं और जानने लगते हैं। जैसे ये गोल है, ये सेमी सर्किल है, ये पेरिस सर्किल है। इस तरह के पहचान को वो पहचानने लगते हैं। वो होते हैं इनफॉर्मल डिटेक्शन। नेक्स्ट है डिटेक्शन, औपचारिक निगमन। इस स्टेज पे बच्चे जो होते हैं वो किसी भी सवाल को अच्छी तरह से समझने लगते हैं और उस सवाल को प्रूव भी करने लगते हैं। जैसे एक से अधिक मान निकालने लगते हैं। इस स्तर में बालक एक ही चीज़ के कई भागों में रेखा में, आधार पर, कोण पर या उसे प्रूफ करना शुरू कर देते हैं। उस स्टेज को बोलते हैं औपचारिक निगमन। और सबसे लास्ट है रिगर दृढ़ता। यह सबसे लास्ट और हायर लेवल का है। इसमें बच्चे एनालिसिस डिटेक्टिव सिस्टम्स, इसमें बच्चे इस स्टेज में बच्चे को सारा जानकारी हो जाते हैं। एग्ज़ाम में जनरली क्वेश्चन जो पेपर 1 में आते हैं वो लेवल 0 और लेवल 1 इसी दोनों से प्रश्न आते हैं। जासूसीकरण और विश्लेषण से ही प्रश्न आते हैं। एक बार फिर से समझते हैं। सबसे पहला है जासूसीकरण, एपियर्स। इसमें बच्चे को हर चीज़ गोल ही नज़र आता है। वो शेप के बारे में बोल रहे हैं, हर चीज़ गोल ही नज़र आता है। और सेकेंड है विश्लेषण। इस विश्लेषण में शेप का क्लासीफाई, मतलब शेप को, आकार को बांटने में वो सक्षम हो जाते हैं और वो बांटने का काम शुरू कर देते हैं। लेवल 2 है अनौपचारिक। इसमें वो, जैसे ये सर्किल है, सर्किल कितने भाग के होते हैं, इससे कितने टाइप के होते हैं। सर्किल है, ये सेमी सर्किल है। प्रॉपर्टी ऑफ शेप के बारे में वो पूरा क्लियर करने लगते हैं। नेक्स्ट है अनौपचारिक निगमन। इसमें क्या प्रॉपर्टी है, क्या डिफरेंस है, सारे रिलेशन को जानना शुरू कर देते हैं। और लास्ट है दृढ़ता, रिगर। ये इसमें बच्चे सब कुछ जानना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट है ब्लूम टैक्सोनॉमी। ब्लूम टैक्सोनॉमी का संज्ञानात्मक पक्ष जानते हैं क्या है ये। इसमें 2 फिगर दिखाए गए हैं। ये फिगर 1 है, ये फिगर 2। 1956 में इस तरह के फिगर तो वही होते थे। जो सिंथेसिस है वो सिंथेसिस का नाम चेंज करके क्रिएट कर दिया गया और इवोल्यूशन ही रहने दिया। इवोल्यूशन जो लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6। लेवल 6 पर इवोल्यूशन जो थे वो लेवल 5 पर आ गए और सिंथेसिस जो लेवल 5 पर थे वो 6 पर आ गए, जिसका नाम हो गया क्रिएट। समझते हैं ब्लूम टैक्सोनॉमी के संज्ञानात्मक पक्ष। सबसे पहला है रिमेंबर, ज्ञान। नीचे से शुरू करते हैं, ये लेवल 1 है। सबसे पहला है ज्ञान रिमेंबर और नॉलेज। कहीं एग्जाम में कभी नॉलेज मिलते हैं, कभी रिमेंबर मिलते हैं, कभी ज्ञान मिलते हैं। इस स्टेज में बच्चे को ज्ञान हो जाता है कोई चीज़ का। जैसे इस स्टेज में बच्चे का ज्ञान विकसित हो जाता है। सेकेंड है अंडरस्टैंडिंग, समझ। इस स्टेज में बच्चे को समझ हो जाती है। स्टेप है थर्ड, अनुक्रिया। इस स्टेज में ज्ञान और समझ को बच्चे क्या करना शुरू कर देते हैं, अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। फोर्थ है विश्लेषण में बच्चे चीज़ों को तोड़ कर सीखना शुरू कर देते हैं। स्टेज है 5। इस स्टेज में बच्चे किसी समस्या को जोड़ कर बनाकर सीखना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट है मूल्यांकन, मतलब बच्चे ने जो सीखा उसका खुद आकलन करने लगते हैं, हमने क्या सीखा। ये थे ब्लूम टैक्सोनॉमी के संज्ञानात्मक पक्ष। इसके 6 लेवल होते हैं। लेवल 1 है ज्ञान, लेवल 2 है समझ, लेवल 3 है अनुक्रिया, लेवल 4 है विश्लेषण, लेवल 5 है संश्लेषण, लेवल 6 है मूल्यांकन। इसे हिंदी में देखा जाए तो सबसे पहला लेवल है ज्ञान, आंकड़ों या जानकारी याद करना।
वो होते हैं ज्ञान। दूसरा है सूझबूझ, अनुवाद प्रक्षेपक एवं निर्देश के अर्थ समझना तथा समस्याओं की व्याख्या करना, ये होती हैं सूझबूझ। तीसरा है अनुप्रयोग, किसी परिकल्पना की नई परिस्थिति में उपयोग या अमूर्त कल्पना का स्वतः उपयोग करना। नेक्स्ट है विश्लेषण, वस्तु या परिकल्पना को विभिन्न भागों में अलग करता है ताकि संज्ञानात्मक ढांचा समझ सके, तत्वों एवं निष्कर्षों के बीच अंतर कर सकता है। नेक्स्ट है संश्लेषण, विविध तत्वों में से एक ढांचा या पैटर्न बनाता है, एक नए अर्थ या ढांचे पर जोर देकर हिस्सों को जोड़कर संपूर्ण बनाता है। नेक्स्ट है मूल्यांकन, विचारों तथा सामग्रियों के मूल्य पर निर्णय करना। जब वैन हिले और ब्लूम टैक्सोनॉमी को जोड़ कर देखा जाए तो इसमें लेवल 1 की बात करें, लेवल 0, सबसे पहले लेवल 0 की बात करते हैं। लेवल 0 में नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग आते हैं, लेवल 1 में अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज आते हैं, लेवल 2 में एनालिसिस और सिंथेसिस आते हैं, लेवल 3 में सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन आते हैं, लेवल 4 में इवैल्यूएशन आते हैं। मैथ शिक्षण में एनसीएफ से कई तरह के प्रश्न आते हैं। एनसीएफ में सबसे पहले हम जानते हैं एनसीएफ क्या है। एनसीएफ राष्ट्रीय पाठचर्या 2005, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रसिद्ध कृति सभ्यता और प्रगति का उद्धरण है, जिसकी अध्यक्षता प्रोफेसर यशपाल ने की और एनसीईआरटी ने इसका सुझाव दिया, जिसमें देश के कई विद्वान शिक्षक, चिकित्सक इत्यादि ने अपना अहम योगदान दिया और एक ऐसा दस्तावेज तैयार किया गया जो अभी तक का सबसे नवीनतम दस्तावेज कहलाया। इस दस्तावेज में 5 मुख्य सिद्धांत दिए गए जिससे बच्चों का पाठचर्या या जिससे बच्चों का शिक्षा बेहतर हो सके। उस 5 मार्गदर्शी सिद्धांत में सबसे पहला सिद्धांत है स्कूल में प्राप्त ज्ञान को बाहरी ज्ञान से जोड़ना। मतलब स्कूल में जो पढ़ाया जा रहा है वो ज्ञान स्कूल तक ही सीमित ना रह जाए, उसे बाहर से जोड़ कर भी पढ़ाया जाए। और सबसे पुरानी जो चल रही है रटन प्रणाली को कैसे दूर किया जाए, वो सुझाव भी इस सिद्धांत में दिया गया है। तीसरा है जो पाठचर्या सिलेबस जो है वो पाठ पुस्तक केंद्रित ना हो, और इस सिद्धांत में ये बताया गया है जो कक्षा कक्ष जो होते हैं वो गतिविधि पर आधारित हो, एक्टिविटी पर हो, परीक्षा कैसा हो, परीक्षा में लचीलापन हो, ऐसा हार्ड क्वेश्चन ना दिया जाए जो बच्चा से बने ही नहीं ना, इससे बच्चा निराश हो जाए। इसके अलावा इसका मुख्य लक्ष्य ये भी थे जो एक ऐसे बच्चे का निर्माण करे जो एक राष्ट्रहित हो और जो राष्ट्र के लिए अहम योगदान करे। इन सब के अलावा कुछ और पॉइंट्स हैं जो जिससे एनसीएफ से प्रश्न आते हैं। इसमें सबसे पहला बिंदु देखते हैं, गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है बच्चा का गणितीकरण की क्षमता का विकास करना। ये किसने कहे थे? ये डेविस वेलर ने कहे थे। गणित का मुख्य लक्ष्य है कि बच्चा में कैसे मैथमेटिजाइजेशन बनाया जाए, गणितीकरण किया जाए, उनका मैथ का विकास कैसे किया जाए। गणित के शिक्षण के 2 लक्ष्य बताए गए हैं। सबसे पहला है संकीर्ण उद्देश्य, नैरो उद्देश्य, नैरो एम। सीमित लक्ष्य के अंतर्गत विशेषकर अंक ज्ञान, संख्या से जुड़ी क्षमताएं, माप, दशमलव, सरल गणित, जिसे नैरो एम के तहत हम कह सकते हैं बच्चे में बेसिक मैथ हुए, नंबर हुए, मेजरमेंट हुए, नंबर्स ऑपरेशन हो गए जैसे जोड़, गुणा, भाग, इसके साथ साथ बोर्ड मास भी हो गए। ये सब क्या है? ये सब संकीर्ण उद्देश्य है। संकीर्ण उद्देश्य मतलब प्राथमिक लेवल, प्राथमिक स्तर पर। दूसरा है उच्च उद्देश्य, हायर एम। उच्च उद्देश्य के अंतर्गत बच्चे के साधनों को विकसित करना ताकि वह गणितीय ढंग से सोचे, बच्चे तार्किक परिणाम निकाल सके, बच्चे समस्या हल ढूंढ सके और उन्हें सूत्र में करने की क्षमता का विकास हो सके। समझते हैं जैसे नैरो एम में बच्चे बोर्ड मास सीखते हैं, उसी का यूटिलाइज करके इसमें उसको और आगे बढ़ाते हैं।
उसी का उसका यूज करते हैं इसमें, वो क्या हो गए, वो हायर एम हो गए, जिसका परिणाम निकालते हैं, तार्किक सोच बढ़ते हैं। इसके अलावा मैथ शिक्षण में रचनावादी शिक्षण, कंस्ट्रक्टिव मैथमेटिक्स से भी प्रश्न रहते हैं। जानते हैं क्या है ये रचनावादी गणित, जिसमें विद्यार्थी अपना ज्ञान की रचना अथवा निर्माण वातावरण से अंतःक्रिया करते हुए अपने अनुभव से स्वयं करता है। सेकेंड, रचनावादी बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र को मुख्य आधारभूत सिद्धांत है। रचनावादी में मुख्य रूप से बताया गया है जो बच्चा कैसे खुद से बनाने का मौका दिया जाए, बच्चे को खुद से बनाने का मौका दिया जाए। और ये रचनावादी जो होते हैं, ये रचनावाद बाल केंद्रित शिक्षा पर आधारित होते हैं, जिसमें बच्चे का गणितीकरण और तार्किक क्षमता बढ़ता है, जिससे बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है। नेक्स्ट है महत्वाकांक्षी इम्पॉर्टेंट। महत्वाकांक्षी का अर्थ है गणित का शिक्षण इस प्रकार से होना चाहिए जो केवल उसे उच्च माध्यमिक शिक्षा के लिए तैयार ना करे, बल्कि दैनिक जीवन जोड़कर पढ़ाया जाए जो उसके जीवन भर काम आए, वो होते हैं इम्पोर्टेंट्स। मैथ का इम्पोर्टेंस क्या है, मैथ कैसे पढ़ाना चाहिए, इसे हमें दैनिक जीवन से जोड़ कर पढ़ाना चाहिए जो कि हमें दैनिक जीवन में काम आए, वो होते हैं मैथ का इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट कुछ पॉइंट दिए गए हैं जो आपके लिए काफ़ी यूजफुल हो सकते हैं एग्जाम में। ये कोई टॉपिक्स नहीं, ये रैंडम लिया गया है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि गणित की प्रकृति और गणित के उद्देश्य के बारे में बताया गया है। सबसे पहला पॉइंट है पैटर्न की पहचान करना, उन्हें पूरा करना प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठचर्या के एक अनिवार्य हिस्सा है, क्योंकि यह विद्यार्थी में सृजनात्मक को बढ़ावा देती है और संख्या तथा संख्याओं की विशेषता समझने में उनकी सहायता करती है। नेक्स्ट है प्राथमिक स्तर पर आकृतियाँ जो पढ़ाई जाती है वो है पैटर्न, समरूपता और चौकर। प्राथमिक स्तर में आकृतियाँ जो पढ़ाई जाती है वो है पैटर्न, समरूपता और चौकर। एग्जाम में प्रश्न कई बार आते हैं जो कौन सी आकृति नहीं पढ़ाई जाती है, जो वो आकृति होती है एंगल जो होते हैं वो प्राथमिक लेवल पर नहीं पढ़ाई जाती हैं। इसके अलावा कई बार और पूछ लिए जाते हैं कौन से टॉपिक जो है प्राथमिक लेवल पर नहीं पढ़ाए जाते हैं, वो होते हैं रेशियो, अनुपात जो होते हैं वो प्राथमिक लेवल पर नहीं पढ़ाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्राथमिक स्तर पर सारा अधिगम खेल के जरिए होता है, उपदेशात्मक संप्रेषण के जरिए नहीं। नेक्स्ट, बच्चों को अपने विचार और भावनाएं खुलकर व्यक्त करने के लिए भाषा का इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहन करना चाहिए। नेक्स्ट, गणित में संख्याएं, स्थान, दिशा, मान या मापतोल का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट, गणित में अमूर्त प्रत्ययों को मूर्त रूप में परिवर्तित किया जाता है। नेक्स्ट, बच्चों का अध्ययन बच्चों की अपनी शक्ति, विचार, चिंतन शक्ति, आत्मनिर्भरता, निरीक्षण शक्ति, तर्क शक्ति, स्मरण शक्ति, एकाग्रता, मानसिक क्रियाओं को पूर्ण से विकसित करने का अवसर प्रदान करता है, पूर्ण रूप से विकसित करने का अवसर प्रदान करता है। नेक्स्ट पॉइंट है गणित बच्चे की तार्किक क्षमता का विकास करता है। नेक्स्ट, गणित हमारे दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ है। गणित बच्चे में आत्मविश्वास और सत्य की भावना का विकास करता है। गणित तार्किक और मतात्मक ढंग से सोचने की योग्यता विकसित करता है। गणित बच्चे के सर्वांगीण विकास में सहायक होते हैं। नेक्स्ट, प्राथमिक स्तर पर गणित की किताब आसान भाषा, आकर्षण और रंगीन होना चाहिए। इस वीडियो में जितने भी टॉपिक बताए हैं सारे टॉपिक से सीटेट में प्रश्न रहते हैं। ये मैथ शिक्षण से जितने भी सारे टॉपिक बन सकते थे सारे डिस्कस कर लिए हैं। इन्हीं सारे टॉपिक से मैथ शिक्षण में प्रश्न आते हैं। मैथ के प्रश्न बनाते हैं तो एक बात का ध्यान आप जरूर रखें, जो मैथ आप बच्चे को किस तरह से बताए या किस तरह से पढ़ाए जो बेहतर हो सके, उसी से रिलेटेड सारे प्रश्न जुड़े रहते हैं।
बच्चे का विकास कैसे हो, किस रूप से मैथ पढ़ाया जाए। यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें।